अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। डियर लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब आपके लिए नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है किरण ने। नावल का नाम है सारी भूल हमारी थी। मुसन्निफ़ा है राहत जबी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 5। अम्मा, ताई जमीला अपनी भैंस बेच रही है। कुबरा दूध काटने के लिए उपले सुलगा रही थी। बुशरा के सवाल पर खुद भी सुलग गई। हाँ बेच रही है, तूने खरीदनी है? क्यों? दफ़ा हो जा बुशरा, मेरी जान ना खा। सारा दिन लोटा की लोटा यहाँ वहाँ दुड़कियाँ लगाती, ये नहीं कि कोई माँ का हाथ ही बटा दे। ऐसी बेशरम औलाद अल्लाह किसी को ना दे। तेरी ताई तो पहले ही हाथ पाँव तोड़े बैठी है, यूँ काम करती है जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रही हो। फूंकने की 2-4 फूंकों से उपले सुलगने लगे। धुएं के मरगोले आसमान की तरफ बुलंद हुए जिसमें कुबरा का चेहरा धुंधलाने लगा था। बिल्लू की फीस देने के लिए? बुशरा पर माँ की फिटकार का कोई असर ना हुआ कि दिल तो ठुकराए जाने का जख्म सह रहा था। कुबरा ने फूंकनी नीचे पटकी और खड़ी हो गई। यहाँ मेरे सर पर खड़ी बड़बड़ ना कर, किसी काम को हाथ लगा ले। चल जाके दाल चुन, सारे के सारे वेले निकम्मे। ताई उसे अफसर बनाना चाहती है, हम सबको नीचा दिखाना चाहती है। उसे लगता है उसका बेटा बड़ी ऊंची शय है, इसीलिए मेरे रिश्ते को ना की है। उसके लहजे में इतनी नफरत थी कि एक लम्हे को कुबरा भी ठिठक गई। तो अभी तक उसी बात को दिल से लगाए बैठी है। भला वो तेरे काबिल भी था, किसी और का नहीं। चौधरी यासीन ने अपने पुत्र का रिश्ता दिया है तेरे लिए। अरे बिल्लू जैसे तो मुंह देखते रह जाएंगे। कुबरा ने झुककर चाटी उठाई और सुलगते उपलों पर रख दी। बुशरा को उस रिश्ते से कोई खास खुशी ना हुई थी। हसद, बुग़्ज़ और ठुकराए जाने के गम में मुब्तला दिल कोई खुशी महसूस भी कहाँ कर सकता था। वहाँ तो सिर्फ धुआं भरा था, कड़वा, गाढ़ा और जहरीला धुआं जिसने उसका पूरा जिस्म नीलो नील कर दिया था। अम्मा, अगर बिल्लू अफसर बन गया तो मैं हर शय को आग लगा दूंगी। जान दे, अफसरों की शक्लें बिल्लू जैसी मस्कीन और यतीम नहीं होती जिसकी शक्ल देखकर ही चंदा देने को दिल चाहे। कुबरा ने बेटी को तसल्ली दी। तभी बाहर के दरवाजे से जमीला अंदर आई। आओ जी, ये घर तो सराय है, सराय, जिसका जब दिल चाहे आए, ना दिल चाहे तो ना आए। कुबरा ने गहरे तंज से कहा। हर वक्त मिर्चें न चबाती रहा कर। खिलाफ तवक्को जमीला मुस्कुरा रही थी। खैर है, तुझे कौन सी खुशखबरी मिल गई है जो दंदियाँ बाहर आ रही हैं? कुबरा ने कमर पर हाथ रखकर पूछा। बुशरा भी कीनातोज निगाहों से ताई को देख रही थी। बिल्लू से बात करके आई हूँ, खुशी तो होगी। खैर से उसने अपना टेलीफोन लिया है, वो बगैर तार वाला नहीं होता, मोबाइल। कुबरा रुख बदलकर दूध को देखने लगी, गोया बात सुनी ही नहीं। बुशरा भी पाँव पटक कर अंदर चली गई। आटा गूंद लिया या मैं गूंदूं? जमीला बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। अभी हांडी चढ़ानी है, कुबरा ने तीखे अंदाज में कहा। अच्छा अच्छा, वो भी चढ़ा देती हूँ, जमीला ने जाते जाते कहा। तौबा, इस औरत की हर सा अपने पुत्र से बंधी है। ज़रा उसकी तरफ से अच्छी खबर आई, हवाओं में उड़ती फिरती है। कुबरा बड़बड़ाने लगी। जमीला की खुशी एक आंख नहीं भाई थी। रिजवान उसका दोस्त तो नहीं, अलबत्ता कॉलेज फेलो था। उसी की वसातत से उस चंद अच्छे घरानों में ट्यूशन्स मिल गई थी। फीस भी माकूल थी। शाम को एक अकेडमी में 2 पीरियड लेता। सर, मैं आपकी फ़ीस लेकर आता हूँ, मामा ने कहा था। बासित अपनी किताबें समेट कर चला गया। वो उसके इंतज़ार में ग्लास वाल के करीब जा खड़ा हुआ। नज़रों के सामने लश ग्रीन वसी लान धूप में लश्क रहा था। छोटे छोटे फुवारों से उछलता पानी माहौल की ताजगी में मज़ीद इजाफा कर रहा था। ऐसा ना सही मगर एक दिन छोटा सा खूबसूरत घर ज़रूर बनाऊंगा जिसके किचन में गैस वाले चूल्हे पर रोटी पकाते हुए माँ की आंखें धुआं धुआं ना होंगी। चौकीदार ने गेट खोला और गाड़ी तेज़ी से अंदर आई। इब्रार लाशऊरी तौर पर उधर मतवज्जा हुआ। जदीद तराश खराश के मॉडर्न लिबास में मलबूस वो लड़की यकीनन बासित की बड़ी बहन थी। उसके साथ मौजूद शख्स को देखे बगैर वो पलट कर सोफे पर आ बैठा। यूँ ताक झाँक करना बुरा लगता है। सनिया, जल्दी करना, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। जस्ट 5 मिनट, तुम बैठकर चाय पियो, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके। सनिया बगैर इब्रार पर तवज्जो दिए सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई, जबकि इब्रार सोबान को देखकर खड़ा हो गया। तुम? सोबान ठिठक गया। जी, मैं यहाँ ट्यूशन पढ़ाने आता हूँ। सनिया मेरी फ्रेंड है। न जाने क्यों सोबान खुद को चोर सा महसूस कर रहा था। जी, और ऐसी फ्रेंड्स ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ भी लाती हैं, है ना? ना चाहते हुए इब्रार का लहजा तंसिया हो गया। उसकी निगाह सोबान की नई शर्ट पर थी। इट्स माई पर्सनल मैटर, समझे? सोबान उसका तंज पा गया था। सॉरी, वो फ़ौरन मुदाफ़ियाना अंदाज इख्तियार कर गया। वैसे तुमने गलत नहीं कहा, यही बात तो मैं भी तुम्हें समझाना चाहता था। एक लम्हे की खामोशी के बाद सोबान ने कहा। मेरी समझ बहुत छोटी है सोबान भाई, इसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं आती। इब्रार ने हंसते हुए बासित के हाथ से लिफाफा पकड़ा। इससे तुम्हारा सफ़र मुख्तसर भी हो सकता है। मुझे लंबा सफ़र थकाता नहीं, बस मंजिल का यकीन होना चाहिए, वो मजबूत लहजे में कहकर चला गया।
अजीब बेवकूफ़ बंदा है। सोबान ने उसे दूर तक जाते देखा। कौन? सनिया की आवाज़ पर वो चौंक कर पलटा। वो वाइट ट्राउज़र और रेड टॉप में उसके अकब में खड़ी थी। वो मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिला गया। अरीशा ने किताब बंद करके मेज़ पर रखी और गर्दन घुमाकर मरियम को देखा। वो कंबल ओढ़े बेखबर सो रही थी। अरीशा को चाय की तलब होने लगी। माहौल में सर्दी का गलबा था। मौसम जाते जाते फिर से पलट आया था। कैसी बेखबर सोती है। उसे मरियम की बेखबर नींद पर रश्क आया। बाहर खटका सा हुआ। साथ ही बंद दरवाजे के बाहर रोशनी सी दिखाई दी। इस वक्त किचन में कौन हो सकता है? वो बेड से उतरी। यकीनन सोबान होगा। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। किचन में लाइट चल रही थी। अच्छी, कोई ज़ोर से छींका। अरीशा तेज़ी से किचन की तरफ आई मगर इब्रार को देखकर ठिठक कर रुक गई। वो भी खटके पर मुड़ा और शर्मिंदा सा हो गया। मैं पानी लेने आया था। उसने पानी से भरा ग्लास सामने किया। अरीशा ने देखा उसका चेहरा और आंखें सुर्ख हो रही थीं। तुम्हारी तबीयत ख़राब है? जी, बुखार और ज़ुकाम है। तो कोई दवा लो। आपके पास कोई टैबलेट हो तो। मैंने क्या दवा खाना खोल रखा है? अरीशा ने रुखाई से कहा। तो फिर पूछने की भी क्या ज़रूरत थी? वो ज़रा सा बड़बड़ाया और चला गया। अरीशा का हैरत से मुंह खुला, फिर हंसी आ गई। इतना भी सीधा नहीं जितना हम समझे बैठे हैं। आधी रात को अकेली किचन में खड़ी हंस रही हो, खुदा खैर करे। सोबान की आवाज़ पर वो पलटी। आप अभी तक सोए नहीं? पढ़ रहा था, चाय का मूड बना तो नीचे आ गया। मैं भी इसी इरादे से आई थी। तो कॉफ़ी बना लाओ, कुछ देर बैठकर गपशप करते हैं। ओके। सोबान वापस पलट गया। अरीशा ने कॉफ़ी के साथ साथ एक कप चाय बनाई। अलमारी खोलकर बुखार की गोली निकाली। छोटी ट्रे में कप और गोली रखकर बैठक की तरफ आ गई। दरवाज़ा खुला था और ताया के खराटे दरवाजे से बाहर तक आ रहे थे। दूसरे पलंग पर इब्रार नीम दराज कनपटी दबा रहा था। चाय ले लो। अरीशा की आवाज़ पर उसने आंखें खोलीं और तेज़ी से सीधा हो गया। अरीशा ने ट्रे उसकी तरफ बढ़ाई। गोली पर निगाह पड़ी तो इब्रार मुस्कुरा दिया। शुक्रिया। अभी तो खासी सर्दी है और तुम्हारे पास तो कंबल भी नहीं। अरीशा को पलटते पलटते ख्याल आया। मौसम बदल गया था तो मामी ने कंबल गालिबन पेटी में रख दिया। हाँ, सिर्फ तुम्हारा। वो बड़बड़ाती हुई पलटी। कमरे में आकर अपना कंबल उठाया और ले जाकर उसकी पायंती पर रख दिया और धीरे से वापस मुड़ गई। इब्रार ने हैरत से कंबल को देखा, फिर मुस्कुरा दिया। नेक दिल शहजादी, सारे स्यापे मेरी जान को हैं। अब इस बीमार की खिदमतें अलग करूं। मैंने क्या मुसाफिर खाना खोला हुआ है? काम करते हुए हमीदा को बड़बड़ाने की आदत थी और आज तो इब्रार के लिए दलिया भी बनाना पड़ गया था कि रात से बुखार में फुनक रहा था। क्या हुआ ताई अम्मी? अरीशा कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर आई। होना क्या है, मुफ्त की मुसीबत। और ये मरियम कहाँ मर गई है? खाने के वक्त सारे नाजिल हो जाएंगे। मेरी उम्र है अब सुबह सवेरे उठकर ये स्यापे करूं। उन्होंने दलिया प्याले में उंडेला। ये उस मुफ्त खोरे को पकड़ा आ। अरीशा ने प्याला उठाया और चुपके से खिसक गई। काम का शौक ना उसे था ना मरियम को, बस मारे बांधे काम करती। तुझे ही शौक है, क्यों नहीं नोमान की शादी करती? बहू घर आ जाए तो फिर चारपाई पर बैठकर नाश्ते करना। बरकत हुसैन गुसल खाने से निकलकर किचन में चले आए थे। तू दे और बेटों को शह, वो पहले ही हाथों से निकले जा रहे हैं। उन्होंने पराठा जोर से तवे पर डाला तो दरमियान से फट गया। सारी उम्र गुजर गई, आज तक तुझे ढंग की रोटी बेलनी ना आई। अरीशा दलिया लेकर बैठक में गई तो इब्रार कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। बुखार की शिद्दत से चेहरा तिमतिमा रहा था। तुम कहाँ जा रहे हो? इतना बुखार है, दवा खाकर लेट जाओ। अरीशा बीबी, ये नखरे उन पर जचते हैं जिनके नखरे उठाने वाले हों। वो हंसा। सफ़ेद यूनिफॉर्म में उसे सुबह की पहली किरण जैसी निखरी निखरी लड़की ने उसका मिजाज खुशगवार कर दिया था। अरीशा उसके जवाब पर खामोश सी हो गई। शायद माँ याद आ गई थी। ये दलिया गालिबन मेरे लिए है। उसे सोच में गुम देख कर इब्रार ने इशारा किया। जी। उसने झींप कर प्याला आगे बढ़ाया। शुक्रिया। इब्रार ने थाम लिया। ताई का अदा कीजिए। वह मुस्कुराई। मेरी तरफ से आप ही कह दें। सच्ची बात है, मुझे तो उनसे बात करते हुए भी डर ही लगता है। वो बस जुबान की तेज़ हैं, वरना दिल की बहुत अच्छी हैं। अरीशा नागवारी से बोली। इंसान का दिल उसके लहजे से पहचाना जाता है, वरना दिल में किसने झांक कर देखा? इब्रार को खुद एहसास ना था कि वो खामखा बात को बढ़ाता जा रहा है। लाशऊरी तौर पर अरीशा की मौजूदगी के लम्हों को तूल देना चाहता है। तुम्हारा मजमून फ़लसफ़ा तो नहीं? वो चिढ़कर बोली। अरे मैं तो यूं ही कह गया, आपको बुरा लगा? अरीशा बगैर बोले तेवरी चढ़ाकर मुड़ गई। इब्रार ने बैठकर दलिए का नवाला लिया तो फ़ौरन शुक्रिया वापस लेने को दिल चाहा, क्योंकि दलिए में अगर ज्यादती थी तो नमक की, वरना तो हर चीज़ की कमी ही कमी थी। ना हंजारो, अब अपने अपने कमरों में ना घुस जाना। अजान की आवाज़ सुनते ही शैतान की तरह मुंह छुपाने लगते हो। ये 2 कदम के फासले पर मस्जिद है। बरकत हुसैन की आवाज़ पर नौमान जाते जाते पलटा। आज जुमा था, सो वो दुकान जल्दी बंद कर आया था। अब्बा, खुद तो सारी ज़िंदगी मस्जिद की शक्ल ना देखी और हमें सुना रहे हो। वाशरूम से बाहर निकलते इब्रार ने हैरान होकर नौमान को देखा। वो किस बदलिहाजी से बाप से बात कर रहा था। इब्रार तौलिए से सर रगड़ता बैठक में आ गया।
बकवास बंद करो। ये तो घुटनों के दर्द ने मार दिया। मैं तो जवानी में जुमा ही पढ़ लेता था, तुम्हें तो वो भी नसीब नहीं। जाने दो अब्बा, सारी उम्र के बाद तुमने भी बुढ़ापे में मस्जिद की शक्ल देखी है। वो गड़ाप से कमरे में घुस गया। बरकत हुसैन बड़बड़ाते रह गए। इब्रार एक नज़र उन्हें देखकर बाल बनाने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो? जुम्मा पढ़ने, उसने आहिस्तगी से बताया। हाँ हाँ, अच्छा, ये होती है नेक और सादतमंद औलाद, वरना यहाँ तो। बस करें मामू, क्यों मुझे इस घर से निकलवाना है? नौमान भाई का मूड आज वैसे ही ख़राब लग रहा है। इब्रार ने मुस्कुराते हुए कंघा वापस रखा और खुदा हाफिज़ कहकर बाहर निकल गया। हाँ, उसे कमाना जो पड़ गया है, मूड तो ख़राब होगा ही। एक हमते सारी ज़िंदगी इन्हीं लोगों पर लुटाया। नौमान को कमरे में भी अब्बा की आवाज़ आ रही थी, मगर वो खामोशी से बिस्तर पर लेट गया। दिल में उदासी गहरे पंजे गाड़े बैठी थी। आयशा के घर को ताला लगा था। मास्टर साहब से पता चला कि वो अपने मामू के घर गई है, 2-4 दिन रुकेगी। कैसी अजीब बात है, उसके इस शहर में होना ही मेरे लिए सुकून का बाइस है। वो नहीं है तो सारा शहर ही वीरान लग रहा है। और अगर वो ज़िंदगी से चली गई तो क्या होगा? ये ख्याल इतना दहला देने वाला था कि वो उठकर बैठ गया। मरियम, मरियम, मरियम उसकी आवाज़ पर भागी चली आई। जी भाई। उस दिन आमना खाला आई थी, उनसे क्या बात हुई थी? नौमान का जहन अभी तक आमना के रवैये में अटका हुआ था। उसकी छठी हिस्स किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। पता नहीं, मैं तो किचन में थी, अम्मा की ही बात हुई थी, मरियम ने हैरान होकर बताया। ठीक है जाओ, वो संजीदगी से कहकर लेट गया। मरियम वापस अपने कमरे में चली गई। वो और अरीशा इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। नौमान भाई क्यों बुला रहे थे? अरीशा ने पूछा। अल्लाह जाने, जब से आमना बीबी होकर गई हैं उनके अंदाज ही बदले हुए हैं। सच्ची बात है, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल में से काले पीले निकालने के बजाय तुम पेपर्स की तैयारी करो, जो भी बात होगी सामने आ ही जाएगी। अर्शी, हम लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे? मरियम ने इश्तियाक से पूछा। इजाज़त मिलेगी तो ले लेंगे, अरीशा ने लापरवाही से कहा। और अगर ना मिली तो नहीं लेंगे, वो कहकर खुद ही हंसने लगी। मरियम ने उसे घूरते हुए किताब खोल ली। खूबसूरत चांदनी में ढली रात थी। सितारे मध्यम, मगर चांद खूब रोशन था। फिज़ा में मौजूद खुनकी जो जिस्म जहाँ पर निशात अंगेज़ कपकपी तारी कर देती। हवा जो ऐसे लम्हों में हमेशा खुशबू चुरा लाती। खुशबू जो अनकही को कहीं में बदल देती। बंद लबों का संदेशा दूसरे के दिल तक पहुंचा देती। सामने छोटी दीवार पर 2 मग रखे थे, जिसमें से उठती कॉफ़ी की महक और भाप दोनों ही मादूम होने को थीं। वह एक हाथ दीवार पर टिकाए ज़रा सा चेहरा ऊपर उठाए चांद को देख रही थी। उसके खुले बाल हवा की शरारत से होले होले लहरा रहे थे। क्या सोच रही हो? चांद कितना करीब लग रहा है। हाँ वो तो है। अरीशा ने रुख मोड़कर उसे देखा और झींप गई। सोबान उसी को देख रहा था। और खूबसूरत भी, वो शरारत से बोली। हाँ वो तो है, सोबान साहब का अंदाज में गोया हुआ, बहुत मुकद्दस और अनछुआ सा। हाँ वो तो है। सोबान ने हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा। वो कतरा गई और मग उठाकर सोबान की तरफ बढ़ाया। कॉफ़ी तो ठंडी हो गई। सोबान ने उसे घूरकर मग थाम लिया। वो खिलखिलाकर हंसती। पानी पीकर अपने बिस्तर की तरफ जाती हमीदा चौंक गईं। उन्होंने रुककर कमरे में झांका। अरीशा का बिस्तर खाली था। वो मुस्कुराकर अपने कमरे में चली गईं। फिक्र होती भी तो क्यों, उनकी अपनी बेटी सुकून से सो रही थी। बहुत गहरा कुआं था, इतना गहरा कि जब भी झुककर देखो निगाह घनी तारीकी से टकराकर लौट आती। उसने डोल कुएं में फेंका। बहुत दूर जाकर वो पानी की सतह से टकराया और डूबा। वो दीवानावार रस्सी खींचने लगा। डोल इतना भारी हो चुका था कि वो हाँप हाँप गया। प्यास से हलक में कांटे चुभ रहे थे और रस्सी थी कि खींची नहीं जा रही थी। उसकी हथेलियाँ छिलने लगीं, तब कहीं जाकर डोल उसकी पहुँच तक आया। उसने बेताबाना पानी पीना चाहा, मगर शशतर सा रह गया। डोल बिल्कुल खाली था, उसमें पानी का एक कतरा भी ना था। डोल उसके हाथों से फिसला और बहुत दूर जाकर पानी की सतह से टकराया। इब्रार एकदम नींद से उठ बैठा। गर्मी और हब्स, जिस्म के एक एक मसाम से बहता पसीना। उसने हैरत से अपनी दोनों हथेलियाँ देखीं, जिनमें अब भी दर्द हो रहा था। उसने गर्दन मोड़कर बरकत हुसैन की तरफ देखा। वो मुंह खोले गहरी नींद में थे। कमरे की फिजा में इतनी गरमाइश थी कि वो चादर उतारकर बेइख्तियार नंगे पांव बाहर निकल आया। खुली फिजा में लंबे लंबे सांस लेने से तबीयत कुछ बहाल हुई। वापस कमरे में जाने को दिल नहीं चाह रहा था। जहन उसी ख्वाब में उलझा था। ये तिश्नगी, ये प्यास ही मेरा मुकद्दर है ना? उसने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखते हुए सोचा। क्या मेरी कोशिशें कभी बारावर साबित ना होंगी? छठी सीढ़ी पर मायूसी ने सर उठाया। नहीं, मुझे ना उम्मीद नहीं होना। मेरी कोशिश, मेरा इरादा कमज़ोर सही, मगर मेरी माँ की दुआएं और मेरे रब की रहमत बेपाया है। 8वीं और आखिरी सीढ़ी पर उसने अपनी मायूसी को कुचलना चाहा, मगर रुक गया। कदम अपनी जगह मंचमत हो गए। सामने चांदनी में ढली रात थी। रात की तारीकी में मदगम होते 2 साए, जो एक दूसरे से दूर मगर हवा के आंचल पर सरगोशियाँ काटते। एक शौक मुतरन्नम हंसी, कांसी के थाल में गिरते चांदी के सिक्के। वो खामोशी से वापस लौट आया।
हथेलियों में फिर से दर्द उठने लगा था, न जाने क्यों, मगर एक दर्द दिल में भी जाग उठा था। रो रो के जमीला ने अपनी आंखें सुजा ली थीं। हम तो इससे भैंस खरीदने वाले थे, असगर ने तो पैसे भी इकट्ठे कर लिए थे। किसी दुश्मन की चाल है। मैं तो कहती हूँ जमीला, खोजी को बुलाओ, पुलिस को खबर करो, ये कोई छोटा जुर्म तो नहीं। किसी हमसाई ने मशवरा दिया। बुशरा घबराकर उठी और अंदर चली गई। अरे रहने दो, हमें नहीं पड़ना इन पुलिस के चेहरियों के चक्कर में, कुबरा ने तड़क कर कहा। तेरी भैंसें भी इधर ही थीं, आखिर इस बेचारी के साथ ही ये जुल्म क्यों हुआ? हमसाई चमक कर बोली। उसकी तो आखिरी पूंजी भी लुट गई। गुमसुम बैठी जमीला के कमज़ोर वजूद में फरेरी सी उठी। उसने आंखें खोलकर अपने हमदर्द को देखा। मेरी पूंजी तो मेरा पुत्र है हलीमा, ये तो इसके सर का सदका निकल गया। दुश्मनों को लगता है वो इस तरह मेरे बेटे की राह रोक लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तू देखना, इन्हीं गलियों में वो अपनी गड्डी में बैठ के आएगा और दुश्मन मुंह देखते रह जाएंगे। पर तू खोजी, ना, मैंने अपना हिसाब अल्लाह पर छोड़ा, वो खुद ही इंसाफ करेगा। तू देखना, मेरे जीते जी करेगा। उसके लहजे में कुछ तो ऐसा था कि कुबरा अंदर ही अंदर कांप कर रह गई। लोग एक एक करके आते रहे जाते रहे। घर खाली हुआ तो जमीला सरे शाम अपने कमरे में घुस गई। उसका दुख कम होने में ही ना आता था। असगर खुद आजिज आ गया था। रात को कुबरा पर बरस पड़ा। जानता हूँ तुझे बड़ा जलापा है, पर ऐसी भी क्या दुश्मनी लेके एक बेजुबान जानवर को मार डाला। क्या कह रहा है तू? कुबरा हक्का बक्का रह गई। तेरी रग रग से वाकिफ़ हूँ, पर अब जो तूने किया है याद रख, रब भी नहीं बख्शेगा। होश की दवा ले असगर, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। वो तड़प उठी। मैंने खुरा क्यों नहीं निकलवाया? पता था मुझे ये खुरा मेरे घर तक आएगा। खुदा का खौफ कर क्यों अपनी तरफ से घटता जा रहा है? हाँ, मुझे जहर लगता है बिल्लू उसकी पढ़ाई, पर मज के साथ मेरी क्या दुश्मनी थी? बहुत बुरा किया तूने कुबरा, बहुत ही बुरा। वो ताज्जुब से सर हिलाता चारपाई पर ढेर हो गया। कुबरा गुस्से से उसे घूरती रह गई, जैसे समझ ना पा रही हो वो असगर की गलतफहमी दूर करे भी तो कैसे। ये तो जुल्म है। नबीला की आंखें फटी की फटी रह गईं। इब्रार ने चाय के कप से नज़रें हटाकर उन्हें देखा। यहाँ तो हर रोज़ इंसानों को जहर पिलाया जाता है, आप एक जानवर के लिए परेशान हो रही हैं खाला। फिर भी इब्रार बेटा, छोड़ें खाला, उन्हें लगता है कि वो इस तरह मेरा रास्ता रोक लेंगे। कैसी अजीब बात है, ये तुम्हारे अपने हैं। मैं अपने घर से खाली हाथ निकला था खाला, सिर्फ उस साथ के आसरे पर। मुझे अब भी यकीन है, रास्ता कठिन सही, मगर इंशाल्लाह मंजिल ज़रूर मिलेगी। बस अम्मा ने बहुत टेंशन ले ली है। नबीला उस बाहिम्मत नौजवान को देख कर रह गई। दूसरे लम्हे वो एक फ़ैसला कर चुकी थी। सुनो इब्रार बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में अच्छे बुरे सभी लोग होते हैं, मगर एक इंसान ही दूसरे इंसान का आसरा बनता है। तुम्हारी खुददारी मुझे बहुत अजीज़ है, मगर मैंने तुम्हें बेटा कहा ही नहीं, समझा भी है, और माँ बेटे में कोई अना नहीं होती। इब्रार किसी हद तक उनकी बात का मफहूम समझ गया था। मैं चाहती हूँ तुम यहाँ मेरे पास शिफ्ट हो जाओ। कुछ दिनों तक जमाल और तैयबा वापस चले जाएंगे। मैं समझूंगी मेरा एक बेटा गया तो दूसरा आ गया। लेकिन खाला, वो मतज़ब्ज़ब था। इब्रार, वहाँ तुम्हें साजगार माहौल नहीं मिलेगा। तुम यहाँ सुकून से पढ़ सकते हो। खाला, जब मुझे वहाँ रहना मुश्किल लगा तो मैं आप ही के पास आऊँगा। वादा करते हो? जी। वो खुलकर मुस्कुरा दिया तो वो खुद भी नहीं जानता था कि उसने नबीला की बात क्यों नहीं मानी। बेपाया खुशी का एहसास दिल में घर कर गया जब नोमान ने पूरे 5 दिनों के बाद उस घर का दरवाज़ा खुला देखा। ये तो वही जानता था कि ये 5 दिन उसके लिए 5 सदियों के बराबर थे। उसने बेइख्तियार दरवाजे पर दस्तक दी। वो उस वक्त सब कुछ भूल गया था, आमना खातून के लहजे का रूखापन भी। दरवाज़ा उन्होंने ही खोला। अंदर आ जाओ, उसके सलाम का जवाब देकर उन्होंने आहिस्तगी से कहा और रास्ता छोड़ दिया। छोटा सा सेहन अबूर करके कमरे में बैठने तक उसकी निगाहें इधर उधर भटकती रहीं। बैठो, वो खुद भी सामने बैठ गई। आप लोगों ने बहुत दिन लगा दिए। जाना भी तो बहुत अरसे बाद हुआ था। मेरा भाई तो अब भी ना आने दे रहा था। आयशा के स्कूल का मसला ना होता तो शायद कुछ दिन और रुक जाते। वो मुस्कुराई। नोमान ने शुक्र किया। चाय पियोगे? उनका अंदाज ऐसा था कि जैसे नोमान को इनकार ही करना चाहिए, मगर उसने तेज़ी से अस्वात में सर हिला दिया। आयशा बेटा, चाय ले आओ, उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा। नोमान का पूरा ध्यान दहलीज पर जा बैठा। घर में सब खैरियत है? जी बिल्कुल। वो चौंका और खिसियाकर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। दिल ही दिल में खुद को सरजिश भी की। आपकी तबीयत तो ठीक रही? अरे बेटा, इंसान जब अपना फ़र्ज़ अदा कर दे तो हल्का फुल्का हो जाता है। जी बिल्कुल। नोमान ने बिल्कुल ध्यान न दिया कि वो किस फ़र्ज़ की बात कर रही हैं। उसकी सारी तवज्जो अंदर आती आयशा की तरफ हो गई, जो गालिबन पहले ही चाय बना चुकी थी। कहाँ तो मैं आयशी के लिए इतना परेशान थी और कहाँ अल्लाह ने एक पल में सबब बना दिया। मंगनी छोड़ निकाह ही कर दिया। उन्होंने नज़रें चुराते हुए खुद ही बता दिया। हाथ नोमान का लर्जा था या आयशा का, मगर चाहे सफ़ेद कुर्ते को दाग दाग करती चली गई। ओह, तुम्हारे तो कपड़े ख़राब हो गए। उनका अंदाज सरासर मसनूई था। आयशा ने हैरत से माँ को देखा। निकाह? किसका निकाह? नोमान खड़ा हो गया था। अपनी आयशा का।
इसके मामू के जानने वाले थे, सारा इंतज़ाम भी उन्होंने ही किया। नौमान का पूरा वजूद गहरे सन्नाटे में डूब गया। वो सिर्फ आमना के हिलते लब देख रहा था। फिर उसने आयशा को देखा। वो गर्दन झुकाए चाय की प्याली में झांक रही थी। वो उसके तासुरात ना देख सका। मुबारक हो आपको। एक अजनबी सी आवाज़ उसके लबों से निकली और वो आयशा के करीब से निकलता चला गया। आमना अपनी जगह पर ढह सी गई। आयशा ने एक शाकी सी निगाह माँ पर डाली और तेज़ी से पलट गई। अरीशा ने 2 मग ट्रे में रखे। कॉफ़ी की महक और सोबान की बातें अब नशे की सूरत इख्तियार कर गई थीं। एक दिन भी नागा होता तो सारी रात नींद ना आती। मोहब्बत की खूबसूरत वादियों में सोबान का हाथ थामकर वो इतनी दूर निकल चुकी थी कि वापसी या दूरी का तसव्वुर तो एक तरफ शायबा तक न था। ट्रे उठाकर होले होले गुनगुनाती वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, मगर डर कर रुक गई। मग आपस में टकराए और काफ़ी ट्रे में छलक गई। वो सीढ़ियों पर एक साए की सूरत बैठा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरीशा ने अपने धड़धड़ाते दिल को संभाला। कुछ नहीं, अंदर घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए यहाँ आकर बैठ गया। इब्रार ने सादा से लहजे में वजाहत दी। हालांकि वो खुद भी नहीं जानता था कि किचन में होती खटपट पर वो क्यों इतना बेचैन हुआ कि उसे यहाँ आकर बैठना पड़ा। अब रास्ता दोगे? वो चिढ़ गई। वो खामोशी से उठा, एक एक सीढ़ी उतरता उसके मुकाबिल आन खड़ा हुआ। मैं कौन होता हूँ आपका रास्ता रोकने वाला? लेकिन अरीशा, ये ठीक नहीं है। उसने पहली बार अरीशा का नाम लिया था। क्या ठीक नहीं है? मर्द और औरत की तन्हाई में तीसरा शैतान होता है। वो इतनी बड़ी बात कितनी आसानी से कह गया कि एक पल के लिए खुद भी ठिठक सा गया। तुम्हारी ये जुर्रत! गुस्से से अरीशा काँप गई। इब्रार ने अपने होठों पर उंगली रखी। आपको परवाह नहीं, लेकिन मुझे आपकी इज्जत बहुत प्यारी है। अरीशा ने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। अरीशा जानती थी कि आने वाला नौमान होगा, तभी गुस्से से इब्रार को घूरती तेजी से ऊपर चली गई। इब्रार ने तासुब से उसे जाते देखा और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। नौमान कोई भी बात किए बगैर खामोशी से अपने कमरे में चला गया था। कुछ वक्त खामोशी से खिसक गया। अरीशा का घर किराए पर चढ़ा दिया गया था। बीए के बाद दोनों ने बीएड में एडमिशन ले लिया, जिस पर मरियम ने खासा वावेला किया, क्योंकि वो मास्टर्स करना चाहती थी, मगर इजाज़त ही नहीं मिली। सोबान का MBA मुकम्मल हुआ तो फ़ौरन ही जॉब मिल गई, जिस पर हमीदा फ़ख्र से गर्दन अकड़ाए फिरती थी कि उनके बेटे को बगैर सिफारिश के नौकरी मिल गई। यह सिर्फ इब्रार जानता था कि वो सनिया के वालिद की कंपनी में जॉब कर रहा है। खुद इब्रार का सफ़र उसकी मेहनत और नबीला की मदद से मंजिल के करीब तर हो रहा था। उसे वो वक्त दूर ना लगता जब वो अपनी माँ को शहर में छोटे मगर खूबसूरत घर में रखेगा। गुजरे वक्त से नौमान को सिर्फ खामोशियाँ मिली थीं। उसके बाद हमीदा ने कभी उसके मुँह से शादी का लफ्ज़ ना सुना था। उसके अंदर क्या था ये उसकी माँ नहीं जान सकती थी। अरीशा और मरियम ने जिस बीएड कॉलेज में एडमिशन लिया वहाँ को एजुकेशन थी। क्लास में एक तरफ लड़के बैठते, दूसरी तरफ लड़कियाँ। अरीशा ने कभी ये बात नोट नहीं की, मगर मरियम हमेशा इसी रो में क्यों बैठती है जो लड़कों की कितार के करीब है। दूसरी तरफ सारे लड़के मरियम के करीब वाली सीट फ़हद के लिए क्यों छोड़ देते थे, और ये भी कि मरियम कॉलेज जाने से पहले इतनी तैयारी क्यों करती थी। उसे तो ज़िंदगी में 2 चीज़ों से दिलचस्पी थी, अपनी पढ़ाई और सोबान। हालांकि हमीदा अक्सर दबे लफ्ज़ों में जता चुकी थी कि इससे इतना पढ़ लिख कर क्या करना है, मगर इस मामले में पुप्पो ने ना ताई की चलने दी ना अरीशा की। हमेशा आदिला की मिसाल सामने रखती, जिसने मुश्किल हालात में जॉब के ज़रिए अपनी और बेटी की किफ़ालत की। दोनों कॉलेज से वापस आईं तो बानो आई बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम बानो आपा। मरियम की तो यूं भी बानो से कभी ना बनी थी, बस मारे बांधे रुकी। बानो ने नाकदाना नज़रों से मरियम का जायज़ा लिया। ये तुम टीचिंग का कोर्स कर रही हो या ब्यूटी पार्लर का? ब्यूटी पार्लर का, मरियम बेधड़क कहती कमरे में चली गई। अरीशा ताज्जुब से सर हिलाती पीछे थी। अम्मा देख रही हो इसके तेवर? शुरू ही से ऐसी है, हमीदा ने लापरवाही से कहा। शुरू से नहीं, अब इसके लक्षण बदल रहे हैं। कुछ चारा कर लो वरना सर पकड़कर रोओगी, बानो ने डराना चाहा। चारा मैंने करना है, तुम तीनों क्या ससुराल में बैठी बोनियाँ काट रही हो? करो कोई चारा, मैं अब इस उम्र में कहाँ कहाँ धक्के खाऊं। ये एक रह गई है, कुछ कर करा के मेरे सर से बोझ उतार दो, हमीदा बेजारी से बोली। लाई तो थी रिश्ता, अब तुम लोगों को पसंद ही नहीं आया तो मैं अब नहीं मानती तुम्हारे देवर के लिए, तो मैं क्या करूं? कहती है वो करेले की शक्ल वाला मेरे लिए ही रह गया है, तो खुद क्या है काली तोरी, उसके लिए कौन सा शहजादा आएगा? बानो को ताव आ गया। अब क्या करूं, 4 जमातें जो पढ़ ली हैं। हाँ और पढ़ाओ, उस्तानी बन गई तो कौन सा किसी प्रोफेसर का रिश्ता आएगा इसके लिए। बानो का तंजिया लहजा सुनते ही मरियम कमरे के दरवाजे में आ खड़ी हुई। आ भी सकता है, तुम मेरे लिए ज़्यादा परेशान ना हुआ करो, वो बदलिहाजी से गोया हुई। तोबा कैसी गज़ लंबी ज़ुबान है, ऐसी ज़ुबान वालियाँ ससुराल में नहीं बसती। तुम बस गई तो मैं भी बस जाऊंगी। जाओगी तो बसोगी, मुझे तो लगता है सारी उम्र माँ बाप के सीने पर मूंग ही दलोगी, तुम्हारे सीने पर तो नहीं दलूंगी। हमीदा सर पकड़कर बैठ गईं। दोनों में से चुप करवाएं तो किसको? अरीशा घबराकर बाहर निकली और मरियम को बाजू से पकड़कर ले गई। ये बात करने का कौन सा तरीका है?
तुम मुझे तरीके मत सिखाओ। मरियम गुस्से से बाजू छुड़ाकर बेड पर बैठ गई। तुम बानो आपा से इतना चिढ़ती क्यों हो? बड़ी बहन है, अपने देवर के लिए मेरा रिश्ता मांगती हैं। तो अच्छा खासा है तो तुम करवा लो। तुम भी ना? अरीशा हंसती हुई सामने बैठी। हाँ, तुमने तो आराम से मेरे भाई पर नज़र लगा रखी है और मेरे लिए रह गया बानो आपा का देवर। मरियम ने गोया कुनैन चबाई। फजूल तो मत बोलो। अरीशा को बुरा लगा तो उठकर बाहर निकल गई, जहाँ बानो बुर्का पहने जाने को तैयार थी। अरे बानो आपा, आप कहाँ जा रही हैं? अरीशा ने बौखलाकर उसे रोकने की कोशिश की। बस रहने दो, बड़ी बेइज्जती करवा ली। और बता देना उस बैंगन के मुंह वाली को, मेरा देवर भी उसके इंतज़ार में नहीं बैठा। 1 माह के अंदर अंदर उसकी शादी ना की तो मेरा नाम बानो नहीं। वो मुंह पर हाथ फेरती आवाज़ बुलंद कहती चली गई। शुक्र है मरियम बाहर निकली। हमीदा ने खा जाने वाली नज़रों से बेटी को देखा। तेरे कलेजे में तो ठंड पड़ गई जी। वो ढिठाई से हंसकर किचन में घुस गई। काली से आकर खाना भी नहीं खाया था। अल्लाह माफ़ करे, सगी बहनें हैं मगर अंदाज सारे दुश्मनों वाले। वो बड़बड़ाती हुई अरीशा की तरफ मतवज्जा हुई और झंझलाकर बोली, अब तू मेरे सर पर खड़ी क्या कर रही है? जाकर खाना खा ले। अरीशा कान दबाकर खिसक ली। ताई खासी गुस्से में थी। किचन में मरियम गुनगुनाते हुए खाना निकाल रही थी, गोया इस पूरे हंगामे का उस पर कोई असर ना था। अर्शी, मैं चाहती हूँ अब तुम्हारी शादी हो जाए। नबीला की बात पर फ्रेंच फ्राइज खाती अरीशा ने टीवी से नजरें हटाकर उन्हें देखा। आज सुबह से उनकी तरफ आई हुई थी। हमीदा की पूरी कोशिश होती कि वो नबीला की तरफ ना जाने पाए, मगर नबीला का जब दिल चाहता उसे अपने पास बुला लेती। तुमने कुछ कहा नहीं? नबीला ने गौर से उसे देखा। वो कुछ कहते कहते चुप हो गई थी। मैं क्या कहूँ, ताया जान और ताई जी को पता होगा, उसने बज़ाहिर लापरवाही से कहा, मगर लबों पर मुस्कुराहट सी आ गई। जब से सोबान की जॉब हुई थी उसके सपने कुछ और रंगीन हो गए थे। उन्हें पता होता तो दुख किस बात का था। नबीला बड़बड़ाई। बहरहाल एक तो रिश्ते हैं मेरी नज़र में, किसी दिन आती हूँ बात करने। मगर फुप्पो, अरीशा ने प्लेट हाथ से रख दी। कुछ कहना चाहती हो? मेरा मतलब है बाहर रिश्ता देखने की क्या ज़रूरत है, जबकि ताई हमेशा। वो झिझक गई। क्या हमेशा? मैं और सोबान। अरीशा ने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। नबीला कुछ लम्हे खामोशी से उसे देखती रहीं। शायद जहन में आदिला की बातें गूंजने लगी थीं। आदिला कभी भी अरीशा की शादी उस घर में करने के हक़ में नहीं थी। उन्होंने तुमसे कभी बात की? वो तो अक्सर ही जिक्र करती हैं। तो फिर देर किस बात की है? वो सोबान पहले सेट होना चाहता था। अरीशा का लहजा और अंदाज साफ बता रहा था कि वो खुद किस हद तक इन्वॉल्व है। शायद इन हालात में यही मुनासिब हो, नबीला ने सोचा। अब तो उसकी जॉब भी हो गई है, वो खुद भी बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। अब तो देर नहीं होनी चाहिए। बाहर कौन जा रहा है? अरीशा ने हैरत से पूछा। सोबान यही प्लानिंग कर रहा है, तुमसे जिक्र नहीं किया? नहीं तो आपको मुगालता हुआ होगा। नहीं, सोबान ने खुद जमाल से सारी इन्फॉर्मेशन ली थी। अच्छा, वो अब भी बेयकीन थी। तभी फातिमा चली आई। उसके हाथ में जेवर का डब्बा था। फुप्पो, आओ फातिमा। वो फातिमा के हाथ में डब्बा देखकर समझ गई थी कि वो किस मकसद के लिए आई है। फुप्पो, ये अरीशा का जेवर, मैं मज़ीद ये बोझ नहीं उठा सकती। उसने डब्बा अरीशा की तरफ बढ़ाया। अरीशा बिदक कर पीछे हुई। नहीं फातिमा आपी, ये जेवर नहीं है, जहर है जो मैंने अपने हाथों अपनी माँ को दिया था। ऐसा मत कहो अर्शी, ये जेवर नहीं, तुम्हारी माँ के अरमान हैं, नबीला ने समझाया। फुप्पो, इन्हें आप अपने पास रखें, अरीशा की शादी पर दीजिएगा। आप नहीं जानती, मैं जब जब ये जेवर देखूंगी तब तब अपनी गलती याद आएगी। वो रोने लगी। बस बच्चे, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं। नबीला ने उसे अपने साथ लगा लिया। फातिमा, अगर तुम लोगों का इरादा सुबान और अरीशा की शादी का है तो इंतज़ार किस बात का? मैं क्या कह सकती हूँ फुप्पो, अम्मी को पता होगा। अच्छा, मैं आती हूँ किसी दिन और इस सिलसिले में बात करती हूँ। वो अरीशा से मुखातिब थी। अरीशा का जहन फिर से सोबान के बाहर जाने पर अटक गया। आखिर सोबान ने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? मरियम को हमेशा से सोबान की यह आदत जहर लगती थी कि वो खाने का कहकर ऊपर चला जाता। वो हमेशा बड़बड़ाती, मगर अब ये ड्यूटी आराम से अरीशा ने संभाल ली थी। एक तो अम्मा ने शुरू से इन्हें सर पर चढ़ाया है, ऊपर से तुम उनके नखरे उठाती रहा करो, मुस्तकबिल में मसला हो जाएगा। उसे ट्रे सजाते देखकर मरियम ने कहा तो वो हंसती। मुझे कोई मसला नहीं होगा। ऐसे कौन से लाड साहब हैं जो किचन में आकर खाना नहीं खा सकते? एक नौकर तो मुस्तकिल इन्हीं के लिए चाहिए। बाहर चले गए तो खुद पकाकर खाना पड़ेगा। अरीशा ने चौंक कर मरियम को देखा, गोया उसके सिवा सभी इस बात से बाखबर थे। फिर ट्रे उठाकर ऊपर चली गई। सोबान फ्रेश होकर निकला था। अरीशा ने ट्रे उसके सामने पटकी। खैरियत, मूड क्यों ख़राब है? आप आजकल होते कहाँ हैं? तुम्हें भी पता है नई नई जॉब है। उसने कफ उल्टा। और बाहर जाने की तैयारी भी तो है, मसरूफियत तो होगी। सोबान ने बगौर अरीशा को देखा। तो तुम्हें पता चल गया? आपको छुपाना था और वो भी सिर्फ मुझसे। वो बरहम थी। अर्शी, तुमसे छुपाकर मैंने कहाँ जाना है? बैठो, बैठकर बात कर लो। तुम तो तलवार सौंध कर खड़ी हो गई हो। अरीशा ने रूठेपन से बैठ गई।
میں کون سا ابھی جا رہا ہوں، ابھی تو صرف خیال ظاہر کیا ہے، باہر جانے کے لیے ڈھیر سارے پیسے لگتے ہیں۔ اچھی بھلی تمہاری جاب چل رہی ہے، تم نے باہر جا کر کرنا بھی کیا ہے؟ یہ جاب مجھے وہ سب نہیں دے سکتی جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل صوبان آپ کے خوابوں کی اڑان ہے ہی بہت اونچی، ورنہ پڑھ لیا، جاب مل گئی، اب اور کیا چاہیے؟ میں آسمان چھونا چاہتا ہوں عریشہ، زندگی میں یہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک کہا، زندگی میں اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن سب کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان کے سروں پر سینگ ہیں جو بڑی گاڑیوں میں گھومتے اور شاندار بنگلوں میں رہتے ہیں۔ عریشہ نے اسے دیکھا، وہ بے حد جذباتی ہو رہا تھا۔ امی کہتی تھیں انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہو، یا جتنے کے لیے وہ محنت کرے اور کوشش کرے۔ میں کوشش ہی تو کر رہا ہوں۔ کامیابی کے پیچھے اتنا بھی نہیں بھاگنا چاہیے کہ ساتھ چلنے والے پیچھے رہ جائیں۔ عریشہ کھڑی ہو گئی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میرے اور آپ کے درمیان جو بے نام سا تعلق ہے اسے نام دینا چاہتی ہوں، اس نے سر جھکاتے ہوئے آہستگی سے کہہ دیا۔ لیکن ابھی تو پھپھو کسی دن آئیں گی یہ بات کرنے۔ پھپھو سے تم نے بات کی؟ صوبان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، وہ خود ہی کہہ رہی تھی۔ دیکھتے ہیں۔ اس کا انداز مبہم سا تھا۔ عریشہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور غصے سے باہر نکل گئی۔ تمہیں مصیبت کیا ہے؟ لیکچر نوٹ کرتی عریشہ نے مریم کو ٹہوکا دیا۔ وہ کب سے اپنی نشست پر بے چین بیٹھی تھی۔ مجال ہے جو ایک لفظ بھی نوٹ کیا ہو۔ دھیان کھڑکی سے باہر تھا۔ کچھ نہیں، وہ بس ذرا دیر ہی سکون سے بیٹھی، پھر تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ سر، میں تھوڑی دیر کے لیے کلاس سے باہر جا سکتی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عریشہ نے حیرت سے مریم کو دیکھا۔ سر نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی اور اجازت دے دی۔ کلاس ختم ہونے میں 10 منٹ رہتے تھے۔ کہاں جا رہی ہو؟ عریشہ نے اشارے سے پوچھا۔ واش روم، مریم نے سرگوشی میں کہا اور بیگ اٹھا کر چلی گئی۔ 10 منٹ گزر گئے، کلاس ختم ہو گئی، مریم واپس نہیں آئی۔ اسٹوڈنٹس باہر نکلنے لگے۔ عریشہ کوریڈور میں رک گئی۔ توبہ، یہ تو واش روم جا کر سو ہی گئی ہے۔ لیلا مجنوں کہاں ہیں؟ کوریڈور کے دوسرے سرے سے عاصم نے نہ جانے کس سے پوچھا تھا۔ کینٹین کے عقب میں ہوں گے، کسی نے کہا لگایا۔ عریشہ لڑکیوں کے ایک گروپ کی طرف بڑھ گئی۔ لوگوں نے تو تعلیمی اداروں کو بھی فلرٹ پوائنٹ بنا لیا ہے، صبا تنفر سے کہہ رہی تھی۔ گندی مچھلیاں تو ہر جگہ ہی ہوتی ہیں۔ رضوانہ نے کنکھیوں سے عریشہ کو دیکھا تو عریشہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا ضروری سمجھا۔ لیکن یہ بھی تو دیکھو، یہ کوئی عام ادارہ نہیں، یہاں اساتذہ کی تربیت ہوتی ہے، ایسے لوگ بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ عریشہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ لوگ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ صبا اور رضوانہ نے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کے رد عمل پر عریشہ عجیب سی ہو گئی۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ تبھی مریم تیز تیز چلتی اس کے قریب آ گئی۔ تم کیا واش روم جا کر سو جاتی ہو؟ وہ مریم پر چڑھ دوڑی۔ ہاں، نہیں، چلیں؟ اس نے چور نگاہوں سے ارد گرد لڑکیوں کو دیکھا۔ چلو، وہ غصے سے کہہ کر آگے آگے چل دی۔ رضوانہ اور صبا ہنس دیں۔ یہ سچ مچ اتنی ہی سادہ ہے یا بن رہی ہے؟ کتنی آسان سی زندگی تھی، اسٹور، گھر، دوست، مزے میں گزر رہی تھی۔ زندگی کیسی ہے، کیا کھونا ہے، کیا پانا ہے؟ اب تو ایسا روک لگا تھا کہ ہونٹوں پر گہری چپ کے تالے تھے۔ دوست احباب پوچھ پوچھ کر تھک گئے، وہ ان سے کترانے لگا۔ 2 بجتے اسکول کی بچیاں اسٹور کے سامنے سے گزرتی تو وہ وہاں سے غائب ہو جاتا۔ جو اس کی نہیں ہو سکتی وہ اسے دیکھنے کا گنہگار بھی کیوں ہوتا؟ شاید خود سے ڈرتا تھا کہ کہیں اس کے سامنے نہ کھڑا ہو جائے، اسے جواب طلبی نہ کر بیٹھے۔ مگر جواب طلبی کیسی؟ محبت تو نعمان نے کی تھی، عائشہ نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا۔ بھائی جی 2 بج گئے۔ اسٹور والے لڑکے کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ 2 بجے دکان سے کیوں اٹھ جاتا ہے، بس یاد دہانی کرا دی۔ نعمان نے چونک کر اسے دیکھا، پھر سڑک سے گزرتی بچیوں کو اور خاموشی سے اٹھ گیا۔ جانا کہاں تھا؟ سڑکیں ناپتے ناپتے گھر کی طرف مڑ گیا۔ دروازہ کھلا تھا، وہ خاموشی سے اندر چلا گیا۔ بیٹھک میں حمیدہ اور برکت حسین نہ جانے کس موضوع پر باتیں کر رہے تھے۔ ایسے شیر و شکر ہو کر بیٹھنے کے مواقع ان کی زندگیوں میں بہت ہی کم آئے ہوں گے۔ نعمان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے گزر کر اپنے کمرے میں جانا چاہ رہا تھا، مگر رک گیا۔ برکت حسین کہہ رہے تھے، ہاں تو نبیلہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، گھر کی لڑکی گھر کا لڑکا دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں، پھر اب تو صوبان کی نوکری بھی ہو گئی ہے۔ خوامخواہ کر دوں، ابھی بڑا رہتا ہے، اور چھوٹے کی شادی کر دوں؟ وہ تو پہلے ہی کہتا ہے کہ ہم لوگ صوبان کو اس سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ غلط تو نہیں کہتا، بچپن سے اب تک تو نے ہر اچھی چیز چھوٹے کے لیے سنبھال کر رکھی ہے۔ صوبان پڑھنے والا بچہ تھا، کتابوں کے علاوہ اور کسی چیز کی طرف دھیان ہی نہ دیتا، اسی لیے خیال کرتی تھی۔ نعمان تو بچپن سے لڑاکو تھا، تو پہلے اس کی کر دیتی، اچھی بھلی لڑکی پسند کر کے بیٹھا تھا۔ نعمان ٹھٹک گیا۔ ہاں، وہ استانی بیاہ لاتی، 2 دن میں لڑکے کو لے کر الگ ہو جاتی۔ نعمان کو جھٹکا سا لگا، جو محبت دل کے نہاں خانوں میں چھپا کر رکھی تھی وہ عیاں کیسے ہو گئی۔ ویسے بھی نعمان کے لیے تو میں کسی غریب گھر کی کم پڑھی لکھی لڑکی لاؤں گی جو ساری زندگی میری خدمت کرے۔ حمیدہ نے بآواز بلند اپنے ارادے ظاہر کیے۔ ان کے خیال میں اس وقت گھر میں کوئی بھی نہ تھا۔ پھر کہتی ہے میں بیٹوں میں فرق نہیں کرتی۔
कुछ सोच समझ भी लिया करो। सोबान ने कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुंह देख लिया है, उसके इरादे और ख्याल बड़े ऊंचे हैं। फिर अरीशा का मकान और आदिला की रकम भी उसी के हिस्से में जाएगी। वो हमारा ख्याल क्यों करेगा? बाहर गया तो अरीशा को भी साथ ले जाएगा। हमारे हाथ खाक आएगी, यही रह जाएगा नोमान और इसका स्टोर। ये उसकी माँ के अल्फाज थे। वो भी इसी तरह उनका बेटा था जिस तरह सोबान, मगर सोबान के लिए सब अच्छा था और उसके लिए। वैसे है ये नाइंसाफ़ी हमीदा, सब कुछ सोबान का है तो नोमान को उसके दिल की खुशी ही दे देती। पसंद करता था उस लड़की को, देखा नहीं कैसा चुप चुप रहने लगा है। बस अब बार बार उस लड़की का नाम न ले, करवा दूंगी उसकी शादी, कंवारा तो नहीं रखूंगी। हाँ, मेरा बेटा फांसने चली थी। ऐसी बातें सुनाई उस मास्टरनी को कि दोबारा नोमान का सोचेगी भी नहीं। नोमान की आंखें धुंधलाने लगीं। अच्छा, अब नबीला को क्या कहूँ? वो लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे की तरफ चल दिया। उसके दिल की खुशी छीनने वाली कोई और नहीं, खुद उसकी अपनी माँ थी। वो इस घर का कमाऊ बेटा था, मगर हमेशा 2 नंबर का शहरी समझा गया। उसे वो सारी ज्यादतियाँ, सारे फ़र्क याद आए जो बचपन से आज तक उसके साथ बरते गए थे। मगर ये ज्यादती, उसका दिल चाहा कि उठकर सारे घर को आग लगा दे, मगर वो ठुस सा अपने बिस्तर पर पड़ा था। वो कब से खिड़की से बाहर छोटे से सहन में होती बारिश देख रही थी। बारिश जो नन्ही बच्ची की तरह पूरे सहन में किकली डाल रही थी। पानी के बुलबुले बनते और फूटते। बचपन में वो उन बुलबुलों के पीछे भागती और वो उसके पहुंचने से भी पहले मादूम हो जाते। उसे क्या खबर कि वो आज भी बुलबुले के पीछे ही भाग रही थी। उसके अकब में मरियम आईना के सामने खड़ी कब से अपने कदोखाल का जायजा लेते हौले हौले गुनगुना रही थी। अर्शी, क्या मेरी आंखें बहुत चमकती हैं? वो अपनी आंखों को किसी और की नज़र से देख रही थी। पता नहीं, अरीशा ने बगैर पलटे जवाब दिया। मरियम बदमज़ा हो गई। तुमने मुझे कभी गौर से देखा हो तो ही पता चले। अब तुम्हें किसने गौर से देख लिया? अरीशा ने यूं ही सरसरी अंदाज में पूछा। किसी ने नहीं। वो मध्यम सा मुस्कुराई और उसके साथ आ खड़ी हुई। कुछ लम्हे सहन में होती बारिश देखती रही। अरीशा, मोहब्बत खूबसूरत होती है। हाँ, बहुत। तुम सोबान से कितनी मोहब्बत करती हो। मैं उसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वो मेरी सांसों में बसता है मरियम। बचपन से आज तक सिर्फ उसी को देखा, उसी को चाहा है। उसने बात करते करते मरियम को देखा। वो खिड़की से सर टिकाए हौले हौले मुस्कुरा रही थी। अरीशा ने उसके सामने चुटकी बजाई। तुम किस जहां में पहुंची हुई हो? कहीं नहीं, यही हूँ। वो खिलखिलाकर हंसती। लगता तो नहीं। आओ बारिश में नहाते हैं। मरियम ने उसका हाथ पकड़ा। भाई, तुम्हें नहीं पता, मुझे सिर्फ बारिश को देखना अच्छा लगता है। अरीशा ने हाथ छुड़ाना चाहा। और मुझे भीगना। वो उसे खींचती हुई बारिश में ले गई। मरियम, छोड़ो मुझे, क्या पागलपन है? हाँ, मैं पागल हूँ। वो उसके हाथ पकड़कर गोल गोल घूमने लगी। बारिश उनके वजूद से फूटती कंवारी खुशबू से मस्त होने लगी। आसमान उनकी सरखुशी देखकर मुस्कुराया और खुलकर बरसा। उनके कदमों की धमक से पानी में दायरे से बन रहे थे। इब्रार ने मबहूत होकर यह मंजर देखा। बारिश में नहाती कच्ची कलियाँ, उनकी मुकद्दस हंसी, मंदिर में बजती घंटियाँ। मरियम की निगाह इब्रार पर पड़ी तो उसने एकदम अरीशा के हाथ छोड़ दिए। वो लड़खड़ाकर बुरी तरह इब्रार से टकराई। मरियम खिलखिलाती अंदर भाग गई। इब्रार ने उसे थामकर दूसरे ही पल छोड़ दिया था। अरीशा ने खजालत से अपने चेहरे से पानी साफ किया और गुस्से से घूरा। इब्रार की निगाह झुक गई। वो पाँव पटककर बिना कुछ कहे अंदर भाग गई। इब्रार की निगाह उसके भागते सफ़ेद पैरों पर थी। ये नज़र का धोखा था या हकीकत? इब्रार को लगा पानी में सातों रंग खुल गए हैं। तुम बाहर जाकर क्या करोगे? सनिया ने ग्लास वाल से नज़र हटाकर उसे देखा। बाहर बारिश बेआवाज़ तसलसल के साथ गिर रही थी। वो दोनों उस रेस्टोरेंट में हर रोज़ इकट्ठे लंच करते थे, जिसका बिल जाहिर है सनिया देती थी। वही जो सब करते हैं। सोबान ने बात को मजाक में टालना चाहा। मतलब, जाहिर है अपना लाइफस्टाइल बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। कितना बेहतर? वो अजीब पहेलियाँ बुझवा रही थी। इतना कि तुम्हारे मुकाबिल आ सकूं। सोबान उसकी तरफ झुकते शरारत से बोला। सनिया ने उसकी आंखों में झांका। मेरे मुकाबिल आने के बजाय मेरे साथ चलने की कोशिश करते तो कोई फ़ायदा भी होता। ऐसा तो मैं सिर्फ ख्वाब में सोच सकता हूँ। मैं इस ख्वाब को हकीकत में बदल सकती हूँ। वो पूरे एतमाद थी। सनिया, ज़मीन और आसमान कभी एक नहीं होते। मैं ये फ़लसफ़ा नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जिसे मैं हासिल करना चाहूँ और कर ना पाऊँ। उसके लहजे में उसकी ज़ात का गरूर बोलता था। तुम इंसानों को भी चीज़ों में शुमार करती हो? सोबान ने नैपकिन उठाया। नहीं, इसीलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ। क्या? जो कुछ बाहर जाकर हासिल करना चाहते हो अगर यहीं मिल जाए तो? कैसे? मुझसे शादी करके। सनिया ने आराम से अपना प्रपोजल उसके सामने रखा। सोबान के हाथ से नैपकिन छूट गया। कुछ लम्हे सोबान कुछ भी बोल ना सका। सनिया दिलचस्प निगाहों से उसे देखती रही। तुम मजाक कर रही हो? सोबान ने बमुश्किल खुद को संभाला। बिल्कुल नहीं, वो फ़ौरन बोली। तुम अच्छे इंसान हो, गुड लुकिंग हो, कुछ करना चाहते हो, मगर याद रखो बहुत साल लगेंगे इस लाइफस्टाइल तक पहुंचने में जो मेरा है।
सो एक सिंपल फार्मूला है, तुम मुझे अपना आप दे दो, मैं तुम्हें वो स्टेटस दूंगी जो तुम चाहते हो। मगर तुम्हारे घर वाले, वो अब भी शौक में था। ये तुम्हारा मसला नहीं, वो इत्मीनान से कंधे उचकाकर खाना खाने लगी थी, जबकि सोबान होंकों की तरह उसकी शक्ल देख रहा था। खाना, जायका, भूख, हर चीज़ बेमानी होकर रह गई। सनिया से शादी का मतलब था वो एक ही पल में अपने सारे ख्वाबों को छू लेता, ज़मीन से उठकर धनक रंग आसमान की बुलंदियों पर परवाज करता, और उसके बदले उसे करना क्या था? सोबान ने चावलों का चमचा भरती सनिया को देखा। उसे अपना आप सनिया के स्पुर्द करना था। सनिया से शादी खुद से दस्तबरदारी। एक अमीर कबीर लड़की एक सफ़ेद पोश घराने के आम से लड़के से शादी क्यों करती है? दो ही वजूहात हो सकती हैं, या तो वो उससे मोहब्बत करती है, या उसे शोहर के नाम पर एक काठ का उल्लू चाहिए होता है जो सारी ज़िंदगी आंखें और कान बंद किए उसके इशारे पर नाच सके। सनिया के मामले में उसे दूसरी बात ज़्यादा सही लग रही थी। फिर भी उसने हवास बागता होकर पूछ डाला, डू यू लव मी? कोल्ड ड्रिंक का घूंट भरती सनिया को उच्छू लग गया। हंसते हंसते उसकी सुनहरी आंखों से पानी बहने लगा। इर्द गिर्द के लोग मुड़कर देखने लगे। सोबान गुस्से, खजालत और शर्मिंदगी के मिले जुले तासुरात के साथ गुराया, स्टॉप इट। माई गॉड सोबान, तुम्हारे जहन में ये चल रहा है? सनिया ने बमुश्किल हंसी रोकी। वो टिपिकल इंडियन पाकिस्तानी मूवीज़ वाली मेंटेलिटी। इस दौर में ऐसा नहीं होता है। अमीर लड़की, गरीब लड़का, लव डू इट सॉन्ग, माई गॉड। सोबान लब भींचे उसे देखता रहा। अब तो शादियां भी नफ़ा और नुकसान सामने रखकर की जाती हैं। इस पर भी कुछ लो का असूल लागू होने लगा है, समझे? चलना चाहिए। सोबान ने संजीदगी से गोद में गिरा नैपकिन उठाकर मेज़ पर फेंका। ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं, खाना ख़त्म करो। मैंने तुम्हारे सामने एक ऑप्शन रखा था, नहीं तो ना सही। तुम्हारे नज़दीक शादी एक ऑप्शन है, और क्या है? सनिया ने उल्टा हैरत से पूछा। सोबान खामोश रहा। उसका जहन गहरे समंदर में फंसे जहाज़ की तरह हिचकोले खा रहा था। आई थिंक तुम्हें बाहर जाने के लिए वीज़ा अप्लाई कर देना चाहिए। सनिया ने उसी इत्मीनान और सुकून से अपना प्रपोज़ल वापस ले लिया जिस सुकून से सोबान के सामने रखा था। उसे लग रहा था कि किस्मत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। रात हो गई थी, मगर ना तो उसके कमरे में लाइट जली थी और ना ही वो खाना खाने बाहर निकला था। कितने दिन हो गए। हर वक्त जहन में माँ की बातें सपोलियों की तरह रेंगती। उसका दिल चाहता वो एक बार तो माँ से पूछे क्या वो उनकी सगी औलाद है, मगर होंठों पर गहरी चुप थी जो सदमे की बुक्कल मारे उदास बैठी थी। माएँ भी अपनी औलाद में इतना फ़र्क करती हैं कि अपने फ़ायदे के लिए अपनी ही औलाद के दिल की खुशी छीन सकती हैं। सवालों का जंगल उगकर इतना घना हो गया था कि अब तो सांस लेना भी दुश्वार था, मगर अभी तक जवाब की एक टहनी भी नहीं टूटी थी कि रोशनी की कोई लकीर अंदर जाकर उसके वजूद के अंधेरे बांट सके। नौमान को बहुत पहले अपने दोस्त यासिर के साथ गुजरी रात याद आई। वो दोनों ही ओपन एयर होटल में बैठे नान के साथ चिकन कढ़ाई इंजॉय कर रहे थे जब यासिर ने अचानक कहा, एक बात तो बता। पूछ। नौमान ने नवाला हलक से उतारने के लिए बोतल का घूंट भरा। तू शादी क्यों नहीं कर रहा? शादी बस यूं ही कभी ख्याल नहीं आया, उसने ताज्जुब के साथ दोहराकर लापरवाही से कहा। तो कब ख्याल आएगा? 31 का हो गया है, कारोबार तेरा सेट है, अब किस बात का इंतज़ार है? हो जाएगी शादी, जल्दी किस बात की है? जल्दी नहीं, देर हो रही है। अगर घर वालों को ख्याल नहीं आ रहा तू ही याद करवा दे। यासिर के लहजे में गहरी संजीदगी थी। ओ यार ऐसी कोई बात नहीं, उसकी पूरी तवज्जो खाने पर थी। मेरे साथ तो ऐसी ही बात है, मेरी अम्मी ने तो कह दिया है जब तक बहनों की शादियां नहीं करोगे अपनी शादी का नाम भी नहीं लेना। ये क्या बात हुई? नौमान हैरान हुआ। यही बात है यार, ये जो माएँ होती हैं ना, ये ऐसी ही होती हैं। सारी ज़िंदगी बेटों को अच्छा से अच्छा खिलाएंगी, अच्छे से अच्छा पहनाएंगी, सबसे अच्छी बोटी बेटे की प्लेट में डालेंगी, सबसे अच्छा फल बेटे के लिए रखेंगी, दूध, बादाम, फल, सोने जागने हर शय का ख्याल रखेंगी। पर जहाँ शादी की बात आई वहीं बेटा पराया बेटी अपनी, वो कहता चला गया। अजीब बात की है तूने। होगी अजीब पर सच यही है, कम से कम मेरे मामले में तो ऐसा ही है। मैं अपने घर की कमाने वाली मशीन हूँ, सबकी ज़रूरियात पूरी करना मेरा फ़र्ज़ है, सो अपनी ज़िंदगी की खुशियों पर मेरा कोई हक नहीं। यासिर उस दिन कुछ ज़्यादा ही जला भुना बैठा था। अगर तू कहे तो मैं खाला से बात करूं। क्या बात करेगा? यही कि बेटा शादी के लिए उतावला हो रहा है। छोड़ यार, गले पड़ा ढोल बजाना ही है, इसीलिए समझा रहा हूँ, घर वालों के लिए पैसा कमाने वाली मशीन ना बन, अपने हिस्से की खुशियाँ वक्त पर हासिल कर लेना। यासिर ने बेजारी से कहते हाथ खाने से खींच लिया। नौमान भाई, मरियम ने आवाज़ देकर दरवाज़ा खोला। खाना लाऊं? वो चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर निकला और बेहद रुखाई से बोला, नहीं, और अब दरवाज़ा ना खोलना। मरियम फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर गई। नौमान ने करवट बदल ली। ख्यालों की रो फिर वहीं जा निकली। उसे वो दिन याद आए जब उसने पहली बार उन्हीं राहों से आयशा को गुजरते देखा। उसके जहन में शादी का ख्याल तक न आया था, बस वो उसे अच्छी लगी थी। वो नज़रबाज इंसान नहीं था, मगर उसने आयशा को बहुत देर और दूर तक देखा था।
پھر یہ دیکھنا اس کے لیے اتنا ضروری ہو گیا جتنا کہ کھانا پینا یا شاید اس سے بھی بڑھ کر۔ عائشہ کو تو خبر بھی نہ تھی کہ کوئی ہر روز اس کے قدموں کے نشان گنتا ہے۔ تبھی ایک دن یاسر نے اس سے پوچھا، کیا نعمان تجھے زندگی میں کبھی کسی لڑکی سے محبت ہوئی ہے؟ اس کا انداز بے حد کھویا کھویا تھا، جیسے وہ یہ سوال نعمان سے نہیں خود سے کر رہا ہو۔ محبت نہیں یا شاید ہاں؟ وہ خود بھی ہاں نہ پر اٹکا تھا کہ ابھی خود پر بھی یہ راز افشا نہیں ہوا تھا۔ کوئی لڑکی اچھی تو لگی ہوگی۔ ہاں، اس نے ایمانداری سے اعتراف کیا۔ پھر کیا؟ اسے شادی کا خیال نہیں آیا؟ سچی بات بتاؤں تو نہیں۔ میری ایک بات یاد رکھنا۔ یاسر نے ہاتھ اٹھاتے ناصحانہ انداز اختیار کیا۔ جب کسی لڑکی سے محبت ہو اور تو اس سے شادی بھی کرنا چاہے تو کبھی اپنی ماں کو نہ بتانا کہ وہ تیری پسند اور محبت ہے۔ کیوں؟ نعمان نے ہونکوں کی طرح پوچھا۔ یار، یہ مائیں انسیکیور ہو جاتی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اگر بیٹے نے پسند کی شادی کر لی تو انہیں گھر سے نکال دے گا۔ اس وقت نعمان نے یہ بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دی تھی۔ اس نے تو یاسر کے لہجے میں چھلکتا دکھ بھی محسوس نہ کیا تھا، مگر جب عائشہ سے شادی کا سوچا تو یہی خدشہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ فاطمہ کے رشتے کے وقت جب اس نے مذاق میں اپنی شادی کا ذکر کیا تو حمیدہ تڑپ اٹھی تھی۔ صبر کر صبر، 2 بہنیں گھر بیٹھی ہیں، پہلے انہیں تو رخصت کر لے، اپنی پڑ گئی ہے۔ مطلب بہنوں کو بیاہتا بیاہتا بوڑھا ہو جاؤں؟ چچی نے بات کو پلٹ دیا، مگر اس نے ماں کے منہ کے بگڑتے زاویے دیکھے تھے۔ تبھی گھر میں اپنی خواہش کا اظہار کرنے کی بجائے زبیدہ کی مدد لی، مگر ہوا کیا؟ کتنی آسانی اور سہولت سے اس کی خواہش کو کچل دیا گیا، کتنی بے دردی سے اس کے دل کی خوشی چھینی گئی، وہ بھی کسی اور نے نہیں، خود اپنی ماں نے۔ کروا دوں گی اس کی شادی، کمارہ نہیں رکھوں گی۔ ہاں، میرا بیٹا پھانسنے چلی تھی۔ ایسی باتیں سنائی اس ماسٹرنی کو کہ دوبارہ نعمان کا سوچے گی بھی نہیں۔ لفظ نہیں پھنکارتے ہوئے سانپ تھے جو اسے گھیرے میں ڈس رہے تھے۔ کس کا نکاح؟ اپنی عائشہ کا۔ وہ اپنے سر کے بال نوچنے لگا۔ کس سے پوچھے؟ کس کو کٹہرے میں کھڑا کرے؟ کس کا گریبان پکڑے؟ وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ یہ رونا ایک لڑکی کے لیے نہیں تھا، یہ رونا اپنی محبت کے بچھڑنے پر بھی نہیں تھا، یہ رونا تو اپنی ناقدری کا تھا۔ وہ سچ مچ اس گھر اور گھر والوں کے لیے کمانے والی مشین بن گیا تھا۔ اسے اتنے عرصے کے بعد اب جا کر یاسر کے لہجے میں چھلکتا دکھ سمجھ میں آیا تھا۔ مریم حسب عادت ارد گرد کے گھروں میں تانک جھانک کر رہی تھی۔ عریشہ کرسی پر بیٹھی دونوں پاؤں سامنے چارپائی پر رکھے ایک کاغذ پر پینسل سکیچ بنا رہی تھی۔ لگتا ہے لیلا کی شادی ہو رہی ہے، ان کے گھر میں بڑی افراتفری ہے۔ شاید، عریشہ نے بغیر نظریں اٹھائے جواب دیا۔ سب کی شادیاں ہو رہی ہیں، ایک ہمارے گھر میں کسی کو خیال نہیں۔ میں نے یوں ہی بڈھے ہونا ہے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ اگر بانو آپا کا لایا رشتہ قبول کر لیتی تو لیلا سے پہلے دلہن بن جاتی۔ پلیز، اس سے تو بہتر میں کماری ہی مر جاؤں۔ ایسے تو مت کہو مریم، کون جانے کس کے نصیب میں کیا لکھا ہے، عریشہ نے سنجیدگی سے ٹوکا۔ ہاں، تم کہہ سکتی ہو، تمہیں تو میرا بھائی مل گیا نا۔ وہ چارپائی کے قریب آ گئی۔ اور سن لو، میرے مقدر بھی اتنے خراب نہیں، کرے گا کوئی نہ کوئی مجھے بھی پسند۔ آج کل تمہارے انداز بڑے بدلے سے ہیں، کہیں کسی نے پسند تو نہیں کر لیا؟ عریشہ نے یوں ہی تکا لگایا۔ مریم گڑبڑا گئی۔ میں تو یوں ہی ایک بات کر رہی ہوں، تم خواہ پر کا کوا بنانے کی کوشش مت کرو۔ چلو، تم نے یہ تو مانا کہ پر موجود ہے، فضول مت بولو۔ کیا بنا رہی ہو؟ مریم نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ اسکیچ ہے۔ کس کا؟ مریم نے شرارت سے پوچھا۔ ہے کوئی؟ عریشہ مسکرا دی۔ میرے بھائی پر ڈورے ڈالتی ہو، شرم نہیں آتی؟ ہاں، عائشہ کا منہ کھل گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے مریم کو پینسل دے ماری۔ ہاں، تم تو بہت نیک پروین ہو، لاؤ مجھے بھی دکھاؤ کیا بنایا ہے۔ وہ پینسل کیچ کر کے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ جس کے لیے بنایا ہے اسی کو دوں گی۔ ساجدہ کے بچوں نے گھر میں ہڑبونگ مچا رکھی تھی۔ صوبان آفس سے آتے ہی انہیں دیکھ کر بیزار ہو گیا۔ ویسے بھی یہ بیزاری آج کل اس پر چھائی ہی رہتی تھی۔ ماموں آ گئے، ماموں آ گئے۔ چھوڑو مجھے، سارے کپڑے خراب کر دیے۔ ماموں، امی کہہ رہی تھی آپ ہمیں آئس کریم کھلائیں گے اور چاکلیٹ لے کر دیں گے۔ ایک بچے نے اپنی بہتی ناک اس کی پینٹ سے رگڑتے ہوئے کہا۔ وہ جواباً جھڑکنے والا تھا جب اندر سے ساجدہ آپا آ گئیں۔ اس نے بمشکل لبوں پر مسکراہٹ سجائی۔ کیسی ہو آپا؟ شکر ہے میرے بھائی کو حال پوچھنے کا خیال تو آیا۔ جب سے نوکری ہوئی ہے تم تو ویسے ہی دکھائی نہیں دیتے، کبھی بھولے بھٹکے بہن کے گھر کا چکر ہی لگا لیا کرو۔ تمہارے بھانجے ہر وقت تمہیں یاد کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے والا اب دوسری کلاس میں ہے اور اس سے قبل کہ وہ نان سٹاپ بولتی اور باقیوں کی کلاسیں بتاتی، صوبان بول اٹھا۔ ضرور آپا، ضرور چکر لگاؤں گا، میں نہا لوں، بہت گرمی میں آیا ہوں۔ ہاں جاؤ نہا لو۔ ساجدہ نے بچوں کو کھینچ کر پیچھے کیا۔ صوبان موقع غنیمت جان کر فوراً سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اس گھر میں ایک لمحے کو سکون نہیں، ہر دوسرے دن چلی آتی ہیں، ساتھ میں بدتمیز جاہل بچوں کی فوج جو اس زمانے میں بھی سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے موبائل اور بائک کی چابی رائٹنگ ٹیبل پر رکھی۔
खुद कुर्सी पर बैठकर जूते उतारने लगा, तभी निगाह मेज़ पर पेपर वेट के नीचे दबे कागज़ पर पड़ी। बगैर मुतजस्सिस हुए उसने कागज़ उठा लिया कि अरीशा अक्सर कुछ ना कुछ रखती रहती थी, मगर इस बार वो अपना स्केच देखकर सराहे बगैर ना रह सका। कैसा लगा? अरीशा की आवाज़ पर उसने कागज़ से नज़रें हटाकर उसे देखा। कुछ दिनों से उनके दरमियान दूरी सी आ गई थी। वो मसरूफ़ हुआ था या अरीशा, मगर पहले की तरह मिल बैठने का मौका कम ही मिलता था। मुझे पता नहीं था तुम ये काम भी कर लेती हो। वैसे मेरी नाक इतनी मोटी तो नहीं। अरीशा के चेहरे पर साया लहरा गया। वो पलटने लगी तो सोबान ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो। ओह, तो मोहतरमा अभी तक बच्चों की तरह नाराज़ होती हैं। ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं अच्छा लगा तो ना सही। अरीशा ने कागज़ उसके हाथ से लिया। ये तुमने क्या किया? सोबान हक्का बक्का रह गया। जब तुम्हें अच्छा ही नहीं लगा तो रखने का फ़ायदा? वो बदिक्कत मुस्कुराई। मगर तुमने इतनी मेहनत से बनाया था। उस मेहनत का फ़ायदा ही क्या जो तुम्हें मुतासिर ना कर सके? अरीशा ने पुर्जे डस्टबिन में डाल दिए। मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो बहुत ज़बरदस्त था। और वो थोड़ा शर्मिंदा हो गया। छोड़ो, ये किस्सा ख़त्म हुआ। तुमने खाना खाया? यार क्या चीज़ हो तुम। मैं तो हमेशा से ही ऐसी हूँ। सुनो अर्शी, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? बेसाख्ता पूछ बैठा। तुम? अरीशा को एक सेकंड सोचने की ज़रूरत ना थी। अब तो शादियाँ भी नफ़ा नुकसान सामने रख कर की जाती हैं। आखिर नुमान भी तो था, फिर अरीशा मुझ में ही इन्वॉल्व क्यों हुई? क्या उसे भी लगता है कि मुझसे शादी के बाद बेहतर ज़िंदगी गुजार सकती है? अजीब सी सोच ने जहन पर पंचा मारा। और तुम्हारे नज़दीक सबसे अहम क्या है? अरीशा ने पूछा। सोबान को गुमान ना था कि अरीशा ये सवाल करेगी, मगर वह सवाल करके मुंतज़िर निगाहों से उसे देख रही थी। तुम? ये लफ्ज़ कहते हुए सोबान को खुद ही एहसास हुआ कि उसके अंदाज में वो बेसाख्तगी और जज्ब का फुकदान था जो कि अरीशा के अंदाज में था। अरीशा धीमे से मुस्कुरा दी। उसके लिए तो लफ्ज़ तुम ही काफ़ी था।